फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट हुई, उस रिक्रूटमेंट को लेकर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने सड़कों के ऊपर ज़बरदस्त बवाल किया और उन्हें इल्ज़ाम ये लगाया कि इस रिक्रूटमेंट में भी धांधलियाँ हुई हैं। और आपने स्ट्रेट टाइम के माध्यम से भी और बाकी वेब पोर्टलों पर भी देखा होगा कि वो बाज़ाब्ता तस्वीरें लेकर, उसके अलावा अलग अलग बच्चों के नाम लेकर पोस्टर तक उन्होंने छपवाए हैं, जिसमें वो ये बार बार कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को गलत तरीके से लगाया गया है। इसमें पेपर लीक हुआ था, बच्चों के पास पेपर पहले ही था, और उसके अलावा उन्होंने कहा व्हाट्सएप के ऊपर पेपर था, और भी कई चीज़ों का खुलासा इन बच्चों ने बार बार किया है। आपने ये भी देखा होगा कि महाराजा हरि सिंह का जो पार्क है उसके बाहर भी ये लोग एक लंबे समय से अपना धरना दे रहे हैं। प्रेस क्लब के बाहर ये लोग धरना देते हैं, और उसके अलावा जहां इनका मन करता है वहां ये धरना दे रहे हैं। और इनकी केवल एक मांग है कि जो 3 मेंबर की कमिटी 12 दिसंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूट की, 12 दिसंबर 2022 को जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देखें कि क्या इसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि उसकी बिना पर यह तय किया जाए कि इस रिक्रूटमेंट का करना क्या है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब वो कमिटी 3 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूट की, उसका चेयरमैन जो होम डिपार्टमेंट गृह विभाग कहते हैं, गृह विभाग के सचिव RK गोयल को बनाया। उसके साथ में GAD के सेक्रेटरी इस समय संजीव वर्मा हैं, वो भी मेंबर होंगे, और उसके अलावा लॉ सेक्रेटरी अटल सेठी को भी इसका मेंबर बनाया। कमिटी पिछले लगभग 3 महीनों से काम कर रही है, और 3 महीने गुजर गए, अभी तक कमिटी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, इसको लेकर एस्पिरेंट सड़कों के ऊपर हैं, हंगामा कर रहे हैं। और एस्पिरेंट सिर्फ हंगामा ही नहीं करते हैं, आप हकीकत अगर बयान करने की कोशिश करें, सच बताने की कोशिश करें, वो थोड़ा कड़वा होगा, सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक पत्रकार की ये जिम्मेदारी होती है कि आप सच का बखान करते रहें, चाहे किसी को वो पसंद आए या ना आए। अब इसमें मामला क्या है? मामला असल में यह कि एडवर्टीजमेंट इशू किया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2013 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट में, जिस कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर उसी सरकार के नेताओं के आज भी दावे हैं कि उनके कार्यकाल में सबसे साफ सुथरी रिक्रूटमेंट हुई है। लेकिन 2013 में 12 मार्च 2013 को 815 पोस्टें एडवर्टाइज की गई फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर की। सिलेक्शन लिस्ट इशू हुई 3 अक्टूबर 2020 को, यानी 8 साल के बाद सिलेक्शन लिस्ट इशू हुई। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए गए 4 अक्टूबर 2020 को, यानी आनन फानन में अगले दिन सुबह अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी इशू किए गए। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने के बाद एक हंगामा यह हुआ, पहले यह कहा गया कि जम्मू संभाग से केवल 80 के करीब लोग सिलेक्ट हुए हैं। कश्मीर संभाग से इतने बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें भी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब मामला क्या है, डिले क्यों हो रहा है रिपोर्ट में? मामला असल में यह है कि ये तमाम बच्चे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की रिक्रूटमेंट में एस्पिरेंट्स थे और आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के पास गए, और कैट में उन्होंने गुहार लगाई, और कैट के सामने जो इनके पास तथ्य थे वो तथ्य रखे। कैट ने इनकी पूरी कहानी सुनी, और कैट ने पूरी इनकी कहानी सुनने के बाद इनका केस डिसमिस कर दिया। और कैट ने कहा कि जो मेरे पास कैट की वही जजमेंट है जिस जजमेंट का हवाला ये बच्चे देते हैं। कैट ने कहा कि 148 फायरमैन के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने ग्राउंड जितनी भी चीज़ें सामने कैट के रखी थी, उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद और उन सारी चीज़ों पर गौर करने के बाद कैट ने जजमेंट दी। वो जजमेंट भी मैं आपको थोड़ा सा उसका जो अंश, आखिरी वाला इंपॉर्टेंट अंश है, वो अंश आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कि कैट ने क्या कहा। कैट की ये जजमेंट जो है, ये लगभग आप समझिए 54-55 पेज की जजमेंट है, और इस 54-55 पेज की जजमेंट के बिल्कुल आखिर में कैट ने क्या कहा? कैट ने कहा, एट द सेम टाइम द कैंसिलेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी मेड आर्बिट्रेरली, यानी आर्बिट्रेरली हम किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल नहीं कर सकती हैं, एंड हैज टू बी बेस्ड ऑन कॉगेंट रीजंस एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट।
उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा, इन दैट केस वाज फाउंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाज नॉट प्रीसीडेड बाय अ prima facie satisfaction about the correctness of the allegations which were made by the unsuccessful candidates. In this context, the Supreme Court held that if a test is cancelled just because some complaints, however frivolous, have been received, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर टेस्ट सिर्फ इस बुनियाद पर कैंसिल किया जाए कि कुछ शिकायतें जो फ्रिवलस भी हो सकती हैं वो मिली हैं, इससे एक सिचुएशन ऐसी पैदा होगी जिस सिचुएशन में किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग फेल होंगे वो टेस्ट की जेन्युइननेस पर, टेस्ट की फेयरनेस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर अनेबल टू अलाउ द एप्लीकेशन एंड सेट असाइड द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर। इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर को सेट असाइड नहीं करेंगे। और यह भी कहा कि इस ओए में कोई मेरिट नहीं है, इसे डिसमिस किया गया। अब यह मामला यहीं पर नहीं थमा, उसके बाद बच्चे जो हैं वो चले गए हाईकोर्ट में, उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट में जब उन्होंने केस डिवीजन बेंच की, क्योंकि आप जानते हैं जब आप कैट में केस करते हैं, कैट के केस के बाद आप जो है डिवीजन बेंच के सामने जाकर गुहार लगाते हैं, डिवीजन बेंच के सामने आप अपने केस को रखते हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इन्हीं एस्पिरेंट्स ने केस डिवीजन बेंच के सामने किया। जब डिवीजन बेंच के सामने किया, डिवीजन बेंच ने इस केस को डिसमिस किया और डिसमिस करने के साथ में डिवीजन बेंच ने 50,000 रुपया कॉस्ट भी इन एस्पिरेंट्स के ऊपर लगाई और कहा कि जो पेटिशनर हैं वो इस 50,000 रुपए को 50,000 रुपया जो है पे करेंगे। अब यानी केस कैट में भी गया, कैट ने भी सुनवाई की, हाई कोर्ट में भी गया, वहां पर भी सुनवाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने कुछ और तथ्य इकट्ठे किए और कुछ बच्चे सामने आए जिन्होंने ये कहा इन फैसलों के आने के बाद। वो बच्चे सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि पेपर बेचा गया है, पेपर खरीदा गया है। और एक स्टूडेंट जिसका इंटरव्यू आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखा होगा, उसने ये क्लेम किया कि मैं भी इसमें शामिल था। उसने अपने बारे में भी कहा और ये तथ्य नए सामने आए। इन सारे तथ्यों को लेकर स्टूडेंट्स ने दोबारा एजिटेट किया। जब इन्होंने दोबारा एजिटेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद इस एजिटेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए, वकील भी आ गए, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा भी बीच में आए। उसके बाद बच्चों की मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के सामने अपनी जो फरियाद थी वो रखी। एलजी मनोज सिन्हा ने ये जानते हुए भी कि कैट में ये केस डिसमिस हो चुका है, डिवीजन बेंच में ये केस डिसमिस हो चुका है, लेकिन चूंकि बच्चों ने जो आरोप लगाए हैं और जो सबूत वो पेश कर रहे हैं, उसके चलते यह जरूरी है कि पता किया जाए कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की रिक्रूटमेंट में आखिरकार हुआ क्या है। उसके चलते उन्होंने क्या किया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की इस रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने एक इंक्वायरी पैनल बना दिया और उसको जिम्मेदारी दी कि आप, क्योंकि बच्चों ने शिकायत की है, बच्चों के पास कुछ सबूत हैं, जिन सबूतों की बिना पर वो कहते हैं कि वो सीबीआई में जाने के लिए तैयार हैं, वो खुद पेश होने के लिए तैयार हैं। जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चे बोल रहे हैं तो इसमें इंक्वायरी आप करिए। अब चूंकि ये जो 3 मेंबर का पैनल इस मामले में इंक्वायरी कर रहा है, मेरी जानकारी के मुताबिक पैनल को 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, पैनल को यह बात ध्यान में रखनी है कि कैट ने इस केस को डिसमिस किया है, डिवीजन बेंच ने इस केस को डिसमिस किया है। केस के डिसमिस होने के बाद अब जब आप इस मामले को किसी एजेंसी के हवाले करेंगे या इस मामले को सीबीआई को या किसी और एजेंसी को देंगे तो आपके पास एक वाटर टाइट केस होना चाहिए। इसको समझने की जरूरत है। वाटर टाइट केस का मतलब यह कि जो तथ्य ये बच्चे पेश कर रहे हैं उन्हें खंगालना है, उन्हें खंगालने के बाद सबूत तैयार करने हैं ताकि सबूत सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो या क्राइम ब्रांच के हवाले किए जा सकें, जिसकी बिना पर वो इंक्वायरी करें। तो जाहिर सी बात है, जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की जजमेंट है, कैट की जजमेंट है, उसके बाद फूक फूक कर कदम रखना होगा जम्मू कश्मीर की सरकार को। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी इस मामले में 2 जजमेंटें आ चुकी हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं
वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं जो उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कैट में जाने का, और जब कैट में जजमेंट मिले उसके बाद डीबी में जाने का, और अगर डीबी से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या डीबी में ही रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब जो आपने फैसला किया है, इस फैसले में जो कुछ कहा गया है वो अपनी जगह सही, लेकिन हम चाहते हैं अदालत जरा दोबारा से हमें सुने। यह कानूनी प्रक्रिया है, यानी ये एस्पिरेंट्स डीबी में दोबारा जा सकते हैं और रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। चलिए, अब मामला यहां पर यह ठहरा, जब ये हालात हैं, इन हालात के बीच में पिछले 3 महीनों से मेरी जानकारी के मुताबिक गृह विभाग के सचिव आर.के. गोयल इस मामले में इंक्वायरी कर रहे हैं। रिकॉर्ड बहुत सारा है, जैसे मैंने आपको कहा रिकॉर्ड क्या है। 6593 बच्चे जो अपीयर हुए हैं इस टेस्ट में, और 688 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें। एक तो उस रिकॉर्ड को खंगालना है, और उस रिकॉर्ड को खंगाल कर जो बच्चे कह रहे हैं कि इस तरीके से धांधली हुई है, इस तरीके से बेईमानी हुई है, उसे एस्टैब्लिश करना है। और दूसरा जो इल्जाम ये लग रहा है, और अगर आप जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने वहां पर लिस्ट भी पेश की थी, रिकॉर्ड पेश किया था कोर्ट के सामने, उस रिकॉर्ड को भी अगर आप थोड़ा नजर दौड़ाते हैं तो थोड़ा सा आपके जहन में भी सवाल तो कुछ खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे जम्मू संभाग से 1513 बच्चे अपीयर होते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के इस इम्तिहान में, 231 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कश्मीर संभाग से अपीयर होते हैं 5043 बच्चे, और उसमें से 451 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन बडगाम में 893 में से 125 बच्चा सिलेक्ट हुआ है। इसी डिस्ट्रिक्ट को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि यहां बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। इसी तरीके से अगर आप जम्मू संभाग में आएंगे तो कठुआ में केवल 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रियासी में केवल 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उधमपुर में केवल 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पुंछ में केवल 23, रामबन में केवल 14, डोडा में केवल 35। यानी अगर आप जम्मू संभाग के जिलों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन जब आप कश्मीर संभाग में जाते हैं तो अनंतनाग में 36, बांडीपुरा में 52, बारामुल्ला में 30। हालांकि बडगाम के कंपैरेटिवली सभी जगह सिलेक्ट होने वाले बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन सरकार ने जिस समय कैट के सामने जवाब दिया है तो बड़ी चालाकी के साथ उसको 14% के करीब करीब दिखाया है। और उसके बाद गांदरबल में 37, कुलगाम में 15, कुपवाड़ा में 18, पुलवामा में 69, शुपियन में 37, श्रीनगर से 32 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, करगिल से 6 बच्चे। तो यह रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड की बिना पर जब यह रिकॉर्ड 3 मेंबर की कमेटी के सामने गया, इसीलिए 3 मेंबर की कमेटी पिछले 3 महीने से इस मामले में प्रोब कर रही है, ताकि जब प्रोब मुकम्मल हो तो तथ्यों के आधार पर बात की जा सके और सरकार को भी आसानी हो फैसला लेने में कि उनको इस मामले में करना क्या है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि 3 अक्टूबर 2020 को ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद जब जो मेरे पास डिटेल्स हैं, अगर मैं उन डिटेल्स की ही बात करूं, इन डिटेल्स में ही इन बच्चों ने क्या कहते हैं कोर्ट की इस पूरी दलील में सारी चीजें बिल्कुल सामने आती हैं। यानी जब आप कोर्ट की दलील पढ़ते हैं तो कोर्ट की दलील में आपको समझ में आता है कि हुआ क्या है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो लिस्ट इस सिलेक्शन लिस्ट इशू की गई थी, ऑर्डर 4 अक्टूबर 2020 का सैंक्शन दी गई थी कि इनको अपॉइंट किया जाए। रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकला, यानी कहा यह जा रहा है कि जो 2020 में जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं, मुलाजमत में जा चुके हैं, उन्हें 3 साल गुजर चुके हैं मुलाजमत करते हुए, हो सकता है 2 साल गुजरे हों। लेकिन सवाल यह कि उनको लेकर भी अगर सरकार को फैसला लेना है तो सरकार को इस तरीके से फैसला लेना है कि आप जानते हैं कि जब आप 688 लोगों को बाहर निकालने के बारे में बात करेंगे तो वो भी तो कोर्ट जाएंगे, वो भी तो कोर्ट जाकर रेमेडी ढूंढेंगे। तो सरकार को इसीलिए जो मेरे सूत्र हैं उनके मुताबिक सरकार जो प्रोब कर रही है उसमें समय केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 जजमेंटें हैं, और उसके बाद सरकार और लिटिगेशन नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि वाटर टाइट केस सरकार के पास बने, जिसके लिए 3 मेंबर की कमेटी इस समय काम कर रही है। इसीलिए कमेटी को समय लग रहा है, जो मेरी जानकारी है। कमेटी ने टाइम फ्रेम जरूर बहुत कम लिया था, लेकिन जैसे जैसे कमेटी इस प्रोब को आगे बढ़ाने लगी, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आई। इसके चलते कमेटी अभी भी इस प्रोब के ऊपर काम कर रही है, और प्रोब जब मुकम्मल होगा उसके बाद रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर मनोज सिन्हा ये तय करेंगे कि क्या उन्हें इस मामले में
सीबीआई की जांच करवानी है या किसी जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्या रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करना है या रिक्रूटमेंट बिल्कुल सही हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह उस रिपोर्ट के बाद तय होगा। इस समय भी इसमें जांच चल रही है। जांच के मुकम्मल होने के बाद सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी जाएगी।